हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर उड़ी अफवाह। अमित शाह ने खुद जवाब दिया, कहा मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि मेरी सेहत के बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए दुआएं भी मांगी है। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई है। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआएं मांगी है। देश इस समय इस महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने जनता के सामने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि देश का गृह मंत्री एकदम दुरुस्त है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इस राज्य ने बंद में दी और ढील, 11 मई से खुलेंगी चाय की दुकानें भी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने गैर निषेध क्षेत्रों में बंद में और ढील देते हुए शनिवार को निजी कंपनियों को 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने 11 मई से चाय की दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि दुकानों में बैठकर चाय पीने पर रोक रहेगी। सरकार ने सोमवार से पूरे तमिलनाडु में किराना और सब्जी की दुकानों को खुली रखने का समय शाम 5 से बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया है। यह दुकानें सुबह 6 बजे से खोली जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दुनिया भर में बीमारी बांटकर शेखी बगार रहा है चाइना, कहा हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हैं तैयार। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का बचाव करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस बीमारी की लड़ाई ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सीपीसी नेतृत्व और देश की सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस बीमारी के खिलाफ शुरू में कार्रवाई नहीं करने के लिए चीन की पूरी दुनिया में हो रही आलोचनाओं के बाद शी का यह बयान आया है। चीन के अधिकारियों के मुताबिक यह वायरस पिछले वर्ष दिसंबर में चीन के शहर वुहान में सामने आया था। बीजिंग पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह इस वायरस की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच पर सहमत हो, लेकिन दोस्तों चाइना अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि शेखी बगा रहा है, कह रहा है कि हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मजदूरों ने बयां किया दर्द, 630 रुपए के टिकट के वसूल रहे हैं 800 रुपए तक। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी के चलते देशव्यापी बंद है। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर फंस गए जो अपने घरों को लौटना चाह रहे थे। ऐसे में दोस्तों कई सारी खबरें आ रही है मजदूरों को लेकर। कई जगहों पर मजदूर पैदल निकल पड़े हैं, कई जगहों पर पटरी जा रहे मजदूरों पर ट्रेन ऊपर चढ़ गई। वहीं दोस्तों एक और मजदूरों से रिलेटेड खबर आई है। दोस्तों बंद के तीसरे चरण में सरकार को इन मजदूरों की सूद आई और इनके लौटने के लिए विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंधन किया गया। शुरुआती दावों में कहा गया कि इनके लौटने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत जल्द ही सामने आने लगी जब घर वापसी कर रहे श्रमिकों ने बताया कि उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, टिकट के पैसे तो लिए जा रहे हैं, इसके अलावा उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। जहां 630 रुपए का प्रिंट टिकट है, उसकी जगह उनसे 800 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। एक मजदूर ने अपनी बेबसी बयां करते हुए कहा कि हमारे पास वापसी के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था, क्या करते, जितने पैसे मांगे गए वो टिकट भी दिखाते हैं जिस पर 630 रुपए प्रिंट है। डीडीयू रेलवे स्टेशन पर न्यूज 18 से बातचीत में एक प्रवासी ने कहा कि मैंने 630 रुपए के टिकट के लिए जो कीमत अदा की वह 800 रुपए है, जबकि खाने के नाम पर सिर्फ प्लेन चावल परोसा गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, देश के मजदूरों के खिलाफ ऐसा दोगला व्यवहार होना चाहिए या नहीं? क्योंकि विदेशों से जिन लोगों को भारत में लाया जा रहा है उन्हें मुफ्त में लाया जा रहा है और विदेशों में उनको 5 स्टार होटल्स में मुफ्त में ठहराया जा रहा है, जबकि देश के गरीब मजदूर पैदल अपने घरों के लिए जाने को मजबूर हो रहे हैं और जब उनको ट्रेन से छोड़ने की बात आई तो उनसे टिकट से भी ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया में और भारत देश में इस महामारी के कितने मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस बीमारी के 39,74,036 मामले दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें से 2,76,7
7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा है। अमेरिका में 13,20,869 लोग मरीज बन गए हैं, जबकि 78,327 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली और ब्रिटेन में 2 लाख से ज्यादा मरीज है, जबकि रशिया, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, ईरान में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं भारत की क्या है स्थिति, कितनी है मरीजों की संख्या और आज कितने नए मरीज आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं भारत में कितने मामले आ गए हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 2,693 नए केस सामने आ चुके हैं और कुल केसों की संख्या 62,607 पर पहुंच गई है, जबकि 1252 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं और कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 19,139 है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान 106 लोगों ने दम तोड़ दिया और मरने वालों का कुल आंकड़ा 2092 के पार पहुंच गया है। वहीं दोस्तों भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 20,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। इसके बाद में दोस्तों गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तेलंगाना का नंबर आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं? आपका जिला ग्रीन जोन में है या फिर रेड जोन में? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जांच एजेंसियों के रडार पर पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारी निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन की होगी जांच। जी हां दोस्तों, मरकज के हवाला कनेक्शन की जांच कर रही जांच एजेंसियों को शक है कि हवाला के लिए पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारियों की मदद ली जाती होगी। जांच एजेंसियों के रडार पर ऐसे हवाला कारोबारी आ चुके हैं जिनसे जल्द पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि पैसा दिल्ली से भेजने और मंगवाने में पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारी मदद करते थे। वहीं मरकज को रेलवे टिकट बुक करने की कमर्शियल आईडी कैसे मिली, इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों क्राइम ब्रांच रेलवे विभाग को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगेगी कि आईडी किसके नाम से बनाई गई है। यानी कि दोस्तों तबलीगी जमात का पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर फिर से चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों चीन ने चली नई चाल, दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है, वहीं चीन छोटे देशों पर बना रहा है दबाव। जी हां दोस्तों, चीन की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जब पूरी दुनिया इस महामारी से जंग लड़ रही है, तभी चीन छोटे देशों पर दबाव बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साउथ एशिया सी यानी कि साउथ चाइना समुद्र में अपनी गश्त बढ़ा दी है। उसने साउथ चाइना सी पर सैन्य बलों की तैनाती कर दी है। कुछ देशों को छोड़कर चीनी सेना की आक्रामकता के बारे में छोटे देशों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केस और साउथ चाइना सी विवाद पर समझौता करने के करीब है। बीते साल वियतनाम की डिप्लोमेटिक अकादमी ने साउथ चाइना सी पर एक सम्मेलन की मेजबानी की थी। वियतनाम के उप विदेश मंत्री ने लगभग 50 वर्षों में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का मुद्दा उठाया था। दोस्तों चीन की दादागिरी इसी बात से पता चलती है कि चीन ने अगस्त तक दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। हालांकि वियतनाम ने चीन के आदेश को एक तरफा बताते हुए उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इन देशों के बीच में टेंशंस बढ़ गई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूली स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब स्कूल 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल पिछले सत्र यानी कि 2019-20 की बकाया वसूली एक साथ करने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को बकाया फीस की वसूली के लिए मासिक, त्रैमासिक का विकल्प देना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में इस बीमारी ने भीषण तबाही मचाई हुई है। यहाँ तेजी से यह बीमारी फैल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में इस वक्त आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नौकरी चली गई तो भी नहीं है डर, मोदी सरकार की इस योजना से 2 साल तक मिलेगी सैलरी। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के संकट से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई है। इस वजह से कई कंपनियों ने छटनी शुरू कर दी है, तो कहीं सैलरी काटी जा रही है। इस संकट में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां लोगों की नौकरी पर संकट नहीं मंडरा रहा है। ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर आई है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। योजना के तहत
नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। ये आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। दोस्तों, बेरोजगार व्यक्ति को यह लाभ उसकी पिछली 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। जी हां दोस्तों, उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच गया है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। इसी दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हुई। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले 24 घंटों की तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्सों और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारतीय स्टेट बैंक को लगा बड़ा झटका। 411 करोड़ रुपए का लगा चूना। देश से फरार हो गई है यह कंपनी। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI को दिल्ली की एक फर्म के 3 प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 6 बैंकों के गठजोड़ के साथ 411 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद इस कंपनी के मालिक देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। CBI ने हाल ही में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि SBI द्वारा इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने से पहले ही ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। CBI ने हाल ही में पश्चिम एशियाई देशों और यूरोपीय देशों को बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी, उसके निर्देशकों रमेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ SBI की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। SBI ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उनको 173 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बंद में मोदी सरकार बेच रही है बाजार भाव से सस्ता सोना। सोमवार से मिलेगा मौका। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोना खरीदने का मौका दे रही है। दरअसल दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के निवेश करने वाले व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको टैक्स में रिफीट मिलता है, यानी कि आपका टैक्स भी बचता है। स्कीम के तहत निवेश पर 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। RBI ने अपने इस बयान में कहा कि गोल्ड बॉन्ड की इशू प्राइस 4,590 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी। अगर आप डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। छूट के साथ बॉन्ड का इशू प्राइस 4,540 रुपए प्रति ग्राम होगा। इस स्कीम के तहत सबसे छोटा बॉन्ड 1 ग्राम के सोने के बराबर होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना टैक्स बचाना चाहते हैं और सोना भी खरीदना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट का यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर उठाए सवाल, किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व महासचिव राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाना चाहिए और इस फंड को कहां किस तरह खर्च किया गया है इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पीएम केयर्स फंड में बड़े पैमाने पर योगदान किया गया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग और रेलवे जैसे बड़े सार्वजनिक संस्थान शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आश्वस्त करें कि इस फंड का ऑडिट किया जाए और इस फंड को कहां-कहां किस तरह खर्च किया गया है इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक हो।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पीएम केयर्स फंड के डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हैक हुआ इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स के पासवर्ड और ईमेल लीक। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी हैक हो गया है। यूएस बेस्ड सिक्योरिटी फर्म साइबल के मुताबिक हैकर्स ने इसके सर्वर को हैक करके 22 मिलियन यानी कि 2.2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स की जानकारी चुरा ली है। अब इस डिटेल को डार्क वेब पर ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इसमें विप्रो, इन्फोसिस, कार्जिजेंट, गूगल और फेसबुक के कर्मचारी की भी डिटेल थी। दोस्तों सिक्योरिटी फर्म साइबल की रिपोर्ट के मुताबिक अनअकैडमी के 21 करोड़ 9 लाख 9,760 डेटा लीक हुए हैं, जिनकी कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। व्हाट्सएप पर आ रहा है बड़ा फीचर, 50 लोगों से एक साथ हो सकेगी वीडियो कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप को जल्द ही एक ऐसा फीचर मिलने वाला है जिससे वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेंजर रूम की टेस्टिंग चल रही है, जो कि वेब वर्जन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। WA बीटल इन्फो ने ट्वीट कर बताया है कि आने वाले समय में व्हाट्सएप वेब पर कभी भी मैसेंजर रूम्स का फीचर दिया जा सकता है, जिसके तहत 50 लोगों से एक साथ वीडियो कॉल की जा सकेगी। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का प्राचीनतम नाम तो जल्दी से वो नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।